नमस्कार साथियों, एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल में मैं अजय मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत भाग 1 की श्रृंखला में आज आपका ये 8वां चैप्टर है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि एनसीईआरटी आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, स्टेट पीसीएस की परीक्षा हो या आपने ऑप्शनल ले रखा हो, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं हो और साथ ही साथ राजकीय विद्यालयों की भी परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको शुरुआत से एनसीईआरटी के सभी वीडियोस को देखना चाहिए और साथ ही साथ इसको पढ़ना भी चाहिए। और इसके द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज जो इसमें एमसीक्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जबकि आप वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में हिस्सा लेंगे। ऐसे पेपर जहाँ पे वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होंगी और साथ ही साथ जिसमें आप मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर एनसीईआरटी के शब्दों का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा हितकारी हो जाता है, राइट? तो वहाँ पर भी आप बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हमें 8वें चैप्टर को देखना है जिसका शीर्षक है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। इसमें जो हम बात रखेंगे, जो देखेंगे इस एनसीईआरटी के अंतर्गत, उसमें पूरी तरह से यह विस्तृत चर्चा की गई है कि गांव क्या होते थे, शहर क्या होते हैं, गांव में किस प्रकार से लोग रहते हैं, उनका परिवार कैसे चलता है, उनकी आय क्या है और साथ ही साथ शहर के लोग उनकी पूरी व्यवस्था क्या है, किस प्रकार से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और उनका परिवार कैसे रहता है, इन सब पे चर्चा की गई है। इसमें आप शहरों में देखेंगे कि बहुत सारे जगहों पर, लगभग शहर जितने भी हैं, वहाँ पर व्यापार एक साधन है। व्यापार में आयात निर्यात हो रहा है, कई सारे सामानों का आयात निर्यात होता है, कई सारे प्रमुख बंदरगाह इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके ही रास्ते यह व्यापार संभव हो पाता था। और उसके साथ ही साथ यह भी आपको सीखने को मिलेगा कि सिक्के क्या होते हैं, जो व्यापार चलाए गए उनकी मुद्राएं हैं, उन मुद्रा में सिक्कों का प्रयोग हुआ है। हालांकि बहुत सारे जगहों पर इतिहास में बाटलर सिस्टम का प्रयोग होता है। बाटलर सिस्टम का मतलब यह है कि हमने गेहूं उगाया और किसी दूसरे आदमी ने चावल उगाया, हमने गेहूं के बदले चावल ले लिया, यानी सामान के बदले सामान, राइट? लेकिन आप यहाँ पे कुछ जगहों पर देखेंगे कि सिक्कों का भी, या फिर बाटलर सिस्टम में आप देखोगे कि सेवाओं का भी प्रयोग होता था कि आपने हमें चावल दे दिया, हमने उसके प्रति आपको कुछ सेवाएं, कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी। क्लियर? फिर इसमें हम सिक्कों के बारे में देखेंगे, कुछ मृद भांडों के बारे में पढ़ेंगे जो कि काफी ज्यादा अच्छे रोमांचक हैं। उनको बनाने की विधि अलग है, कितने प्रकार के लोग गांवों में निवास करते हैं, उनकी क्या क्या एक श्रेणियां हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हर एनसीईआरटी की शुरुआत में एक छोटी स्टोरी दे रखी होती है, एक छोटी सी कहानी दे रखी होती है, उस कहानी के माध्यम से उस संपूर्ण शीर्षक का, एक संपूर्ण चैप्टर का मतलब समझ में कुछ हद तक आ जाता है। क्लियर? तो इसी प्रकार से इस एनसीईआरटी में भी एक कहानी दे रखी है। एक लड़का है जिसका नाम है प्रभाकर, उसने लोहारों, यानी ऐसे व्यक्ति जो लोहे का काम करते हैं, जो लोहे से औजार बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, राइट? उनके बाद उनको काम करते हुए देख रहा है और साथ ही यह भी देख रहा है कि उसके बगल में एक छोटी सी बेंच रखी है जिसपे कुछ कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए हैं। थोड़ी दूसरी ओर देखा कि भट्ठी जल रही है, वहां पर कुछ लोग औजार बनाने के लिए लोहे की एक राड को गर्म करके उस पे हथौड़े से पीट रहे हैं। तो प्रभाकर को ये सब देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें अच्छे लगने वाली बात नहीं है। हमें इसमें आगे अपनी चीजों को समझना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी की शब्दावलियां, उस पर विशेष ध्यान देना है, उसका यथार्थ उस पर भी विशेष ध्यान देना है क्योंकि नए एनसीईआरटी में काफी ज्यादा बदलाव हैं। तो हमें बहुत ही आराम से धैर्यपूर्वक इसको पढ़ना है। और अब जो एनसीईआरटी हैं उनमें आप निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि जो अब की एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटीज हैं, इनमें आपको कम बातों में अधिक बातें समझना है, राइट? क्योंकि एनसीईआरटी पूरी तरह से अब डिवाइडेड है। क्लास 6 के एनसीईआरटी में आप प्राचीन भारत के इतिहास को देखोगे, क्लास 7 के एनसीईआरटी में आप मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझोगे और उसके बाद 8th के एनसीईआरटी में आप आधुनिक भारत के इतिहास को समझोगे। तो तीनों एनसीईआरटी में थोड़ी थोड़ी चीजों में बहुत कुछ समझा दिया है। उसके बाद जब आप बढ़ोगे तो संपूर्ण विश्व के बारे में, विश्व इतिहास के बारे में 9th 10th 11th 12th में पढ़ोगे। क्लियर? चलते हैं उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि ये लोहे के औजार क्या हैं और खेती क्या होती है, राइट? आज के संदर्भ में अगर हम बात करें लोहे लोहे के औजार क्या हैं, तो फिर लोहे का जो प्रयोग है वो क्या है, तो बहुत ही आम है। हम लगभग हर जगह पर लोहे का उपयोग करते हैं।
पहिए से लेकर के और अपने घर में बहुत सारी चीजों मशीनों में भी हम लोहे का उपयोग देखते हैं। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। आज के टाइम पे जिस प्रकार से मोबाइल हो चुका है उसी प्रकार से लोहे अभी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हम किसी न किसी रूप में दैनिक जीवन में जरूर इसका प्रयोग करते हैं। तो इस महाद्वीप में अगर हम बात करें तो लोहे का जो प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। 3000 साल पहले शुरू होने का मतलब क्या है कि लगभग मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल में कुछ जगहों पर लोहे का उपयोग प्रारंभ हो चुका था। नवपाषाण काल में ये पूरी तरह से लगभग अस्तित्व में आ चुका है। क्लियर। तो महापाषाण कब्रों में भी लोहे के औजार और हथियार बहुत ही बड़ी संख्या में मिले हैं। तो इसके बारे में भी हम लास्ट क्लासेस में पढ़े हुए हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण हमें मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल वो भी शामिल हैं। आपको बगल में कुछ यहाँ पर औजार दिख भी रहे हैं, जैसे ये चिमटा है, ये कुल्हाड़ी है, ये हंसिया का कुछ रूप है, राइट, या कुछ भी कह सकते हैं, हंसिया कह सकते हैं। क्लियर। तो लगभग कुल्हाड़ियों और इसे मतलब क्योंकि जब पहले खेती स्टार्ट हुई तो लकड़ी के फालों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन लकड़ी के फालों से बहुत गहराई में खुदाई नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से कम उत्पादन होता था और किसानों के पास कम अनाज आता था, जिससे वो कर देने में भी थोड़ा सा असक्षम हो जाते थे। लेकिन लोहे के उपयोग से उन्होंने गहरी खुदाई करी और अच्छे प्रकार से कृषि पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आप देखोगे जब कृषि में प्रभाव पड़ रहा है तो यानी कृषि में उत्पादन के लिए ही प्रभाव पड़ा। ये तो लोहे का प्रयोग करके, हलों का उपयोग करके कृषि में अधिक उत्पादकता लाई गई और उसके साथ ही साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उस समय और भी कई सारे उपाय किए गए, जिसमें एक प्रमुख उपाय क्या है? सिंचाई व्यवस्था। क्यों सिंचाई व्यवस्था और कहां से आई ये सब व्यवस्था, उसके बारे में भी जानना। तो जो समृद्ध गांव हैं, गांव के बिना राजा और उनके राज्यों को का बने रहना बहुत ही मुश्किल था। यानी जो बड़े राजाओं ने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था। राजा किसानों से, बड़े किसानों से, छोटे किसानों से उनकी आय के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लिया करते थे। लेकिन जब राजाओं की भी आवश्यकताएं अधिक बढ़ी तो कर को बढ़ाना उनकी मजबूरी। आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वो अपने चीजों में भी खर्च करते थे और साथ ही साथ राज्य का भी विकास करते थे। तो उन्होंने जिस तरह से कृषि के विकास पे नए आप देखोगे कि नए औजार आ गए। रोपाई सिस्टम, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। रोपाई सिस्टम यानी धान की सीधे खेती ना होकर के पहले उसको उसके बीज को बोया जा रहा है, उसके बाद उसको फिर से निकाल करके और नई जगहों पर उसे रोपा जा रहा है, राइट। तो ये सब महत्वपूर्ण कदम है कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसी में सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित होती है। तो इस समय सिंचाई के लिए जो नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए जो राजाओं के द्वारा उसी टैक्स के माध्यम से, जैसा लगभग आज भी प्रयोग होता है। आज भी जो शासक है, शासक नहीं कह सकते, लोकतंत्र में भी जो शासक है, हम टैक्स देते हैं तो टैक्स से हमें सुरक्षित बढ़िया सुरक्षा मिल पाती है, रोड मिल पाते हैं, बिजली मिल पाती है। सेम उसी तरह किसानों के लिए भी कुछ ऐसे उपाय किए गए, उनके टैक्स के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था, नहरों की व्यवस्था, उनके लिए कुएं खुदवाए गए, तालाब खुदवाए गए, कृत्रिम जलाशय बनवाए गए, ये सारी चीजें हैं, राइट। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए होता था, तो उसके लिए टैक्स उनको बढ़ाना पड़ा, राइट। यहाँ भी देखा गया है कि टैक्स क्यों बढ़ाया गया, टैक्स को बढ़ाने के कारण क्या-क्या थे कि लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला। अब ये सब नीचे यहाँ पे फिलअप करना है कि लाइन से कौन-कौन सी चीजें हैं, राइट। तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना जरूरी था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया कि हमें और अधिक उत्पादन हो और टैक्स मिले, राइट। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद ये आता है कि गांव, क्योंकि आप भी देखोगे कि जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा एक शहर है, नगरीय व्यवस्था। उसके बाद जब हड़प्पा से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति आती है जो कि ग्रामीण परिवेश में। उसके बाद भी फिर धीरे धीरे मतलब ये इतिहास में चलता रहा है कि गांव फिर शहर, फिर गांव फिर शहर, राइट। तो सामाजिक परिवर्तन इस तरह से होता रहा है, क्लियर। तो गांव में कौन रहते हैं उसके बारे में हमें इसमें आगे देखना है कि अगर हम इस महाद्वीप के, उपमहाद्वीप के बारे में बात करें तो दक्षिण और तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। यहाँ पे ये भी साथ में देखना है कि किन किन तरह के लोग गांव में निवास करते थे। अगर हम तमिल के क्षेत्र के दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिणी हिस्से की बात करें, तो वहां पर बड़े जो भूस्वामी होते थे, जिनके पास जमीनें बहुत ज्यादा होती थी, राइट, उनको वेल्लला कहा जाता था। ये शब्द ध्यान रखिएगा, इसको लिखना भी पढ़ना भी दोनों तरह से सीख लीजिएगा। वेल्लला कहा जाता था। और साधारण जो हलवाही मतलब जो साधारण रूप से किसान है, जिनके पास थोड़ा से कम है खेती, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, उनको जो है
उणवार कहा गया है। उणवार, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वेल्लला, उणवार। ठीक, इसके अलावा भूमिहीन मजदूर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, वो दूसरे के जमीनों पर आधारित होते थे, आश्रित होते थे, राइट, मजदूरी करते थे। इसके साथ ही साथ दास होते थे, जिनको कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। इनके दो नाम उपयोग किए गए हैं, एक किया गया है कैडेसियार और दूसरा अधिमई, राइट। अब देश के उत्तरी हिस्से में अगर बात करें तो वहां का जो ग्राम प्रधान है, जो गांव का मुखिया है, राइट, उसे ग्राम भोजक, उसे क्या कहा गया है, ग्राम भोजक कहा गया है। तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों से बने रहते थे। मतलब जो ग्राम भोजक है, जिसके पास बहुत बड़ी जमीनें हैं, जो गांव का प्रधान है, प्रधान व्यक्ति है, क्योंकि राजा उससे टच में होता था। राजा जो है बाकी के गांवों के लोगों से जितने भी प्रकार के टैक्स लेने होते थे, जितने भी प्रकार के उनमें व्यवस्थाएं करानी होती थी, सिंचाई व्यवस्था, कर व्यवस्था, इन सबको वो ग्राम भोजक के माध्यम से कराता था। और जो ग्राम भोजक है, उसका बेटा ही आगे चल के ग्राम भोजक अगला नियुक्त होता था, राइट। यानी यह पद क्या था, अनुवांशिक था। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था, जिसके पास पूरे गांव की सबसे अधिक जमीनें होती थी, वह रहता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे, जिनको सैलरी भी कह सकते हो, सैलरी दी जाती थी या उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे, क्योंकि वो जो ग्राम भोजक होते थे, वह पूरे गांव में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे और पूरे गांव में वह जो है सबसे समृद्ध भी होते थे, राइट। तो समृद्ध हैं तो मजबूत भी हैं, राइट, मजबूत है तो इनको जो है काफी इफेक्टिव है, प्रभावशाली हैं, तो इनको भी कर वसूलने का काम दे दिया जाता था। और कभी कभी ये जो है न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा जो है इन्हीं के माध्यम से, ग्राम भोजक के माध्यम से ही कराया जाता था। अब गांव में जो है ग्राम भोजकों के अलावा ये उत्तर भारत की, ये उत्तर जो इस महाद्वीप उपमहाद्वीप है, इसके उत्तरी हिस्से की बात की जा रही, राइट। तो ग्राम भोजकों के अलावा यहाँ पर स्वतंत्र किसान भी होते थे, जिनको किसी से मतलब नहीं होता था, वो स्वयं अपनी खेती करते थे। थोड़ा जो भोजक होते थे उनसे थोड़ा कम लेवल के होते थे, कुछ जमीनें होती थी लेकिन अपेक्षाकृत ठीक ठाक होती थी, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। इनको क्या कहते थे, गृहपति कहा जाता था। जो थोड़ा सा छोटे लेवल पे होते थे भोजकों से, उनको जो है गृहपति कहा जाता है। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, राइट। इसके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, और वो जो है दूसरे की जमीन पर अपना काम करते थे, मजदूरी करते थे, जिससे उनका जीवन निर्वाह होता था। में दास और कर्मकार भी होते थे। दास और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका को चलाना पड़ता था। और अधिकांश जो गांव में लोहार, जो लोहे का काम करते थे, कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन और चाक बनाने का काम करते थे, बढ़ई जो कि लकड़ी का काम बनाते थे, बुनकर जो कि सिलाई कढ़ाई इन सब के काम करते थे, और इसके अलावा शिल्पकार जो मूर्तियां वगैरह भी बनाते हैं, ये भी अधिकांश गांव में रहते थे, राइट। और क्योंकि इन सब के बारे में भी जानकारी आपको बहुत सारे संगम साहित्य में मिलता है, जो कि इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत भी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि प्राचीनतम जो तमिल रचनाएं हैं वह क्या हैं, और तमिल रचनाओं को क्या बोला गया है, संगम साहित्य बोला गया है। संगम साहित्य का मतलब ये है कि पहली चीज तो जो इसकी रचना है वो लगभग 2300 ईसा पूर्व 2300 साल पहले हुई है। इन्हें संगम क्यों कहते हैं, क्योंकि चेन्नई के पास में आज भी मदुरै एक जगह है, यहाँ पर बहुत सारे जो छोटे मोटे साहित्यकार होते थे, उनके जो कवि होते थे, उनका सम्मेलन होता था। और इनके सम्मेलनों में जो भी संकलन होते थे वो एक इकट्ठा कर लिए जाते थे, राइट। तो उन्हीं को क्या बोल दिया जाता था, संगम साहित्य बोला गया, राइट। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में पाए जाते हैं। गांव में जो रहने वाले हैं, जैसे बढ़ई, कुंभकार, इनका जो नाम यूज किया गया है वो संगम साहित्य में भी पाया गया है, राइट। ये गांव की कुछ संरचना थी, गांव में कुछ इस प्रकार के लोग रहते थे। नगरों में किस प्रकार के लोग रहते हैं और वहां की कहानियां क्या हैं, उनका यात्रा विवरण क्या है, मूर्तिकलाएं और उनके पुरातत्व आर्कियोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपने जातक कथाएं सुना होगा, ना सुना हो, जातक कहानियां ना सुना हो, लेकिन जातक कथाएं हैं जो कि आम लोगों में काफी ज्यादा प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने जो है इनका संकलन किया हुआ है, और यहाँ एक जातक कथा आगे नीचे दी गई है, जिसमें यह बताया गया है, एक कहानी के रूप में जातक कथाएं होती थी, राइट। जो यात्रीगण भी लिखते थे और जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भी लिखते थे, राइट। तो उसमें एक स्टोरी छोटी सी बताई गई है कि एक व्यक्ति है, शहर में रहता है, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने उस चूहे को एक सिक्के
एक सिक्के में आपको पहली बार यहाँ प्रयोग किया गया। सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया गया, उसकी बिल्ली उस चूहे को खाएगी। फिर कुछ दिन बाद बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का पूरा बगीचा टूटा, टहनियाँ पत्तियां गिरे। तो उसे बताया गया है कि किस प्रकार से उसने जो है इस पूरी कहानी में कि कैसे उसने अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को धीरे-धीरे बढ़ाता है और उसको एट लास्ट में इस कहानी में बताया गया है कि घास के बदले में उसे 1000 सिक्का मिला। कई सारे घास के बदले उसने कई जगह पर सेवाएं दी और कुछ लोगों से सेवाएं ली, राइट? तो उनको जो है वह घास इकट्ठा किया और बेचा, क्लियर? तो उसको 1000 सिक्के मिले, राइट? तो ये व्यवसाय है, एक व्यापार के रूप में छोटी सी कहानी जातक कथाओं में बताई गई है, राइट? प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें बहुत सारे अन्य स्रोतों से भी पता चलता है कि उनका जीवन यापन कैसा था। शहर हो, गांव हो या फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को जो मूर्तिकार होते थे, वह कलात्मक ढंग से जो है बनाते थे और इन मूर्तियों, क्योंकि इन्हीं मूर्तियों से हमें पुरातत्व के माध्यम से हमें आज उस समय के नगरों और गांवों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे, जिससे उनको उनके बारे में पता चल पाए कि गांव और शहरों के बारे में लोग कैसे कैसे हैं, क्या काम करते हैं। इस सभी चीजों को मूर्तिकार बहुत बेहतरीन ढंग से बना करके सजाते थे। यहाँ पर एक मूर्ति कला के बारे में बताया गया है, जो कि सांची की मूर्ति कला है, जो कि मध्य प्रदेश के स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है ये। इसमें शहर के जीवन के पूरे दृश्य को दिखाया गया है। आगे के चैप्टर्स में हम इस पर चर्चा करेंगे पूरी तरह से। के बाद में आपने लास्ट चैप्टर्स में 5वें नंबर में आपने शहर, महाजनपद और राजधानी के बारे में पढ़ा। तो ये भी क्या है, इनमें से कुछ जो शहर हैं वह परकोटों से घिरा हुआ है। परकोटों का मतलब ये होता था कि शहरों के चारों तरफ कुछ ऊंची दीवारें बनाई जाती थी और उन दीवारों से उस पर्टिकुलर शहर की क्या होती थी, रक्षा होती थी, उसे परकोटा बोला जाता था, राइट? इसके अलावा अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप एक ऐसी चीज का नाम है जो कि नहाने वगैरह के पानी को इकट्ठा करके बाहर निकालने का काम करता था, राइट? वलय कूप कोई व्यक्ति नहीं है। ये वलय कूप जो है लोगों के घरों में, मतलब वलय कूप का मतलब ये है कि वलय मतलब जितने अवशिष्ट पदार्थ हैं, अवशिष्ट पानी है, उनका कूप यानी कुआं, राइट? तो घरों में एक गड्ढा होता था जिसमें सारे घरों का नाली पानी, नहाने का, गुसल खाने का सारा पानी वहां इकट्ठा होता था और वहां से वह बाहर चला जाता था। तो दो ये यहाँ पे आपके पास शब्द हैं, एक है परकोटा, दूसरा क्या है, वलय कूप। के साथ ही साथ अगर आप देखोगे उस समय में तो महल, बाजार या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिलते हैं। संभवतः इसका कारण ये माना गया है कि ज्यादातर घर जो है मिट्टी के बने होते थे, झोपड़ियों के बने होते थे, जिसकी वजह से वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और भविष्य में अभी भी ये जारी है। पुरातत्वविद जो है, आर्कियोलॉजिस्ट इसको जो है ढूंढ रहे हैं। के साथ ही साथ प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए जो नाविक हैं, यात्रियों के विवरणों से भी पता चलता है। ऐसा ही एक विवरण, विस्तृत विवरण एक अज्ञात यूनानी नाविक है, उसका भी है। उसने बोला है कि जिन जिन पत्तनों पर वह गया, पत्तन मतलब बंदरगाहों पर गया, उसने सभी के बारे में लिखा है। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भरूच ढूंढो, एक मानचित्र है 7 जो है 7 नंबर पे, तो उसमें भरूच कहा है ढूंढो। तो भरूच आपको मैं बता दूं जो कि गुजरात का है, राइट? गुजरात में है वहां पे, जिसको हम बेरीगाजा के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि भरूच एक यूनानी शब्द है, बेरीगाजा के नाम से जानते हैं। उसकी एक कहानी भी यहाँ पर वो दे रखा है। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त जो कुछ कुशल और अनुभवी अस्थाई मछुआरे होते थे, वही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, अब यहाँ से व्यापार के बारे में आप समझिएगा कौन कौन सी चीजों का व्यापार होता था बेरीगाजा यानी भरूच से, ठीक है, जो कि गुजरात के आसपास में है, राइट? शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था, राइट? हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्लिनियर, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। तो और जो व्यापारी होता था वो राजा के लिए विशेष उपहार लेकर के आता था, जिससे राजा थोड़ा सा उसके प्रति टैक्स वगैरह में कुछ रियायत बरते। जो उपहारों में चांदी के बर्तन, कुछ गायक, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल होते हैं, क्लियर? सिक्कों के बारे में यहाँ बताया गया है कि सिक्के मतलब कि वही व्यापार करने के लिए एक मुद्रा का स्वरूप है, राइट? के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक ठीक है।
तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के 1000 सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने जो सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के कहा गया है। आहत सिक्के क्या हैं? जो सामान्यतः आयताकार और कभी-कभी वर्गाकार या गोल होते थे। मतलब आयताकार भी हैं, गोल भी हैं और वर्गाकार भी हैं। और ये या तो धातु की चादर को काट करके या धातु के चपटे गोलिकाओं से, मतलब उन्हें ठोक पीट करके चिपटा करके बनाया गया है। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह बने हैं, चिन्ह जो है ठप्पों के माध्यम से लगाए गए हैं। इसलिए जो ठप्पे मार के बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। और ईसा की जो आरंभिक सदियां हैं, वे ये काफी ज्यादा हद तक प्रचलित भी रहे हैं। और ये सिक्के काफी क्योंकि धातुओं के थे तो बहुत साल तक चलते थे, लगभग 500 साल बताया गया है। तो चांदी या तांबे के सिक्कों पर अनेक आकृतियों के को आहत आहत मतलब चोट दे करके बनाए जाने के कारण का नाम क्या है? आहत सिक्के हैं। राइट। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक अन्य संगम साहित्य की छोटी सी कविता लिखी हुई है। राइट। यहाँ ये भी बताया गया है कि समुद्र किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, इसका भी व्यापार संभव है। नगर इनके साथ साथ क्या होते थे? बहुत सारे गतिविधियों के केंद्र होते थे, जिसमें एक जो नगर के बारे में बताया गया कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे उस काल में। उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है मथुरा का, जो कि उत्तर प्रदेश का है। राइट। तो यह बताया गया है कि 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है मथुरा, क्योंकि यहाँ पर यातायात और व्यापार के दो प्रमुख रास्तों पर यह मथुरा जो है स्थित है। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों तरफ किलेबंदी थी, मतलब सुरक्षित भी था। बहुत सारे मंदिर हैं। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था, जो आज भी है लगभग। राइट। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र आज भी मथुरा ही है, मथुरा वृंदावन। राइट। मथुरा में प्रस्तर खंडों या मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं, जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों में को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं, जो आज भी मौजूद हैं। प्रायः जो शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी या शिल्पकार इस प्रकार के दान जो है किया करते थे। एग्जाम्पल के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, टोकरी बुनने वाले लोग, इत्र बनाने लोगों के उल्लेख मिलते हैं। राइट। तो ये सब वहां के आप समझोगे तो व्यापार भी है, मतलब टोकरी बनाना मथुरा का व्यापार है। लोहार, जो कि लोहे के औजार वगैरह बनाना, इसका व्यापार करना, तो लोहा भी वहां का व्यापार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुनकर भी वहां के बहुत महत्वपूर्ण है। सुनार यानी सोने का व्यापार भी वहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। माला या इत्र बनाने के लिए भी मथुरा उस समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट। इसके बाद फिर बताया गया है शिल्प और शिल्पकार के बारे में। तो स्थलों से बहुत सारे शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता था। राइट। यानी उत्तरी काले चमकीले पात्र, यानी NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। राइट। तो बहुत सारे चमकीले पात्र भी मिले हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि अब दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, क्योंकि काफी मिट्टी के बनते थे तो बहुत ज्यादा छोटे होते थे। तो NBPW के बारे में लिखा गया है कि एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार क्या करता था? मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे। उसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो कि इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक, शाइनिंग प्रदान करती थी। राइट। तो ये NBPW के बारे में बताया गया है। और अनेक ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। यानी उत्तर में वाराणसी, ध्यान रखिएगा, कपड़ों के लिए, और दक्षिण में मदुरै है। ये कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमुख केंद्र थे और यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं। अनेक जो शिल्पकार हुआ करते थे और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, मतलब एक गुट में रहने लगे, और उन्हीं संघ को क्या बोलते हैं? श्रेणी कहा जाता था, ग्रुप कहा जाता था। राइट। तो ये क्या करते थे कि जो नए लोग आते थे उनको ट्रेंड करते थे। राइट। जो उनके इसमें एक मुखिया चुन लिया जाता था और वो क्या करते थे? इनको ट्रेंड करते थे। इसके अलावा कच्चे माल को उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण करना था, मतलब जो तैयार माल होता था उनको कहाँ बेचना है, ये उस श्रेणी के मुखिया किया करते थे।
जबकि व्यापारियों और श्रेणियों का व्यापार का संचालन करती थी। जो व्यापारियों की श्रेणियां जो है व्यापार का संचालन करती थी, और जो शिल्पों की श्रेणियां हैं वो शिल्पों का संचालन एक तरह से करती थी, शिल्पकारों का संचालन करती थी। श्रेणियां एक तरह से बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को, जो मतलब एक व्यक्ति होता था, उसको लौटा दिया जाता था, या फिर एक मठ के रूप में मठ को उन्हें जो है दे दिया जाता था। राइट, धार्मिक स्थानों पर दे दिया जाता था। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर सूत काटने और बुनने के नियम बताए गए हैं कि सूत कैसे काटे जाते थे, कैसे बनाए जाते थे। तो ये नियम अर्थशास्त्र, यानी वही अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें वर्णन है। इसमें कहा गया है कि इसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई। क्योंकि देखो, अर्थशास्त्र एक पुस्तक का जो नाम है वह है तो अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लेकिन वाकई में जो अर्थशास्त्र एक्चुअल में है, उसके नाम के पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है कि क्यों उसका नाम अर्थशास्त्र है। उसे हम जब हिस्ट्री की बेहतरीन, मतलब कि एक्चुअल क्लासेस लाएंगे, तो वहां पर हम उस बारे में चर्चा करेंगे। आप ऐसे समझो कि जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीति के बारे में भी चर्चा है, और इसके साथ साथ कैसे जो है राज्य या प्रशासन चलता है उसके बारे में बताया गया है। तो ये सारी चीजें प्रशासनिक चीजें हैं, प्रशासन के अंतर्गत ही आती हैं। राइट। तो उसमें यह बताया गया है कि सूत की कताई और बुनाई कैसे की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ यानी पटसन, सन का तैयार करने में जो लोग हैं, जैसे विधवाएं हैं, सक्षम और अक्षम महिलाएं हैं, भिखुड़ियां हैं, वृद्धावस्थाएं हैं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां हैं, सेविकाएं हैं, अवकाश प्राप्त देवदासियों को कैसे लगाया गया, कैसे उनका उपयोग किया जाता है। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार इनको जो है सैलरी यानी पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, वह अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी, और फिर तैयार माल उन्हीं से वापस, मतलब वर्क फ्रॉम होम का भी काम चलता था। वे औरतें जो कारखानों तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, मतलब सुबह सुबह, और उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल की अच्छी तरह जांच के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा भी दी जाती है। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना भी देना पड़ता है। इसके लिए ऐसा भी हो सकता था कि अंगूठा तक काट लिया गया है। ऐसे कुछ चीजों के बारे में बताया गया है अर्थशास्त्र में। राइट। इसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है अरिकामेंडू, जो कि पुडुचेरी में है। राइट। यहाँ पर रोम के बारे में दिया गया है, आपको रोम के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पत्तन था, एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे, और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा, कि जो सामान वहां आता था वहां पे इकट्ठा करके रखा जाता था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं, और साथ ही यहाँ पर एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र, राइट, एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है, और इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं आपको यहाँ पर, कुछ लिखित, मतलब लिखी हुई मिट्टी के बर्तन हैं, और ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहाँ पर लिखा गया है, कहाँ पर मिला है। तो ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, लेकिन वो यहीं बनाए गए। तो यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः, कुंड मतलब छोटा सा एक गड्ढा करके बनाया गया, जो संभवतः कपड़ों की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। राइट। इसके साथ ही कुछ अन्यत्र चीजों को देख लेते हैं, जो हमने आगे ऊपर बात करा कि रोम को ढूंढो। यहाँ यूरोप में ये यूरोप का एक एक्वाडक्ट है। राइट। तो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से रोम एक है, जिसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे उस समय, तब हुआ था। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था, और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक हैं ऑगस्टस, ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था, और उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया।
तो औंगस्टक जो है वह उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। उसके साथ बड़े-बड़े रंगमंडल यानी एम्फीथिएटर रंगमंडल या रंगमहल भी कह सकते हो, उसी से निकला हुआ है, राइट? और इसके चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी-नुमा जगहें हैं। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियाँ और पुरुषों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित थे कि वो आके स्नान करेंगे और यहाँ के लोग एक-दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े-बड़े जलवाही सेतु यानी एडवाकक्ट के ज़रिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये एक डैम की तरह समझ सकते हो। एक्वाडक्ट क्या होता है, डैम की तरह समझ सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बड़े खुले एक्वाडक्ट और जलवाही सेतु इन नदियों तक कैसे इतने दिनों तक कैसे बचे रहे हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात मजबूत रहा होगा तभी बचा हुआ है। क्लियर? इसके बाद जो आपके लिए यहाँ पर उपयोगी शब्द हैं वह है लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, राइट, नगर, वलयकूप, पत्तन, श्रेणी, जिसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमने बता ही दिया है। संगम का मतलब यह होता है कि जहां पर कुछ चीजों को आकर के मिलान हो, उसे संगम कहते हैं, राइट। तिथियों के बारे में भी यहाँ पे उल्लेख है जो आपके लिए उपयोगी है। उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की शुरुआत लगभग कब होती है? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 25 साल पहले के हैं। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले और अरिकामेडु पत्तन यानी करीब 2200 तथा 1900 साल पहले रहा होगा, राइट। ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसमें बहुत सारी चीजें आपको दे रखी है, क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हम लोगों के साथ और काफी जो और भी वीडियोज हैं उनको देखते रहें। थैंक यू।